वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारी बात रह गई थी अधूरी। हम बात कर रहे थे करप्शन के हवाले से, जैसा कि मोहतरम हमारे हाजीकुल खैर साहब हमें बता रहे थे, तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। इनसे मैं पूछना चाहूंगी, व्यूअर्स आप भी जानना चाहेंगे, करप्शन एक बहुत बड़ा मुअम्मा है हमारे मुल्क की और एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि हमारे मुल्क के हर इदारे को जो है खाती चली जा रही है। तो इनसे पूछते हैं कि जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो करप्शन है बेसिकली स्टार्ट कब और कैसे हुआ, आप क्या कहेंगे इस हवाले कैसे स्टार्ट हुआ? देखिए, मैं तो 1947 से बिल्कुल पाकिस्तान जब बना है उसके 4-5 रोज के बाद से पाकिस्तान में हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने तो पाकिस्तान को बहुत करीब से मतलब देख लिया, बनते हुए देखा है। हाँ, बिल्कुल जद्दोजहद को भी। ये हालत थी कि यहाँ पेंसिल कागज तक नहीं था लिखने को, और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के पैसे रोक लिए थे। ओहो। तनख्वाहें देने तक के लिए पैसे नहीं थे हुकूमत के पास, लेकिन सरकारी अफसर बगैर तनख्वाह के काम कर रहे थे। 60-70 लाख महाजरीन लुटे हुए हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, उनकी खिदमत कर रहे थे सारे सरकारी मुलाजमीन, पूरी कौम उनकी समझिए, मतलब जो बेयारो मददगार आ गए थे, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे वो अब आप किसी देखिए कि मफाद तहरीक पाकिस्तान के जो लोग थे, किसी को आप ले लें, आप मुझे उसमें तहरीक पाकिस्तान के लोगों में एक आदमी बता दीजिए जो करप्ट था। बिल्कुल एक में नेम इवन 1% उस वक्त एक आदमी करप्ट नहीं था। बिल्कुल नहीं था। ये करप्शन शुरू हुई आपके 1958 से, जब मार्शल लॉ आया और ब्यूरोक्रेसी की मदद से आया जी। और इस मार्शल लॉ का इसकी किसने मुखालफत करी? मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना ने इलेक्शन लड़ा। किसने मुखालफत करी? जस्टिस कियानी, चीफ जस्टिस वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट, उन्होंने मुखालफत की मार्शल लॉ की। हाँ, मार्शल लॉ की उन्होंने मुखालफत की। और मैं कहूंगा कि और बहुत से लोग थे जिन्होंने मुखालफत की, क्योंकि जमहूरियत को चलने देना चाहिए था। बहरहाल बिल्कुल जमहूरियत बहुत, बहरहाल उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, बिल्कुल, मगर क्या हुआ कि जमहूरियत का जो पहिया था ना वो रुक गया, जाम कर दिया। अच्छा, अब उसी जमाने में जाहिर है करप्शन शुरू हुई, कारखाने मिले, परमिट, ये वो, तो वो बातें शुरू हुई, मगर फिर भी इतनी नहीं थी, इतनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी इतनी नहीं थी। अब यह हालत है, क्या मुझे एक सियासतदान बता दें ये तो करप्ट नहीं है? ये बताना मेरे लिए तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा। पहले आप बहुत तहरीक पाकिस्तान का आप एक बता देते कि जो करप्ट है, अब आप मुझे एक वो बता दीजिए एक कि भाई वो करप्ट नहीं है। कहीं ना कहीं उसने करप्शन किया है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि करप्शन का आगाज 1958 से हुआ स्टार्ट, जब मार्शल लॉ आया। मार्शल लॉ की मुखालफत भी की गई मगर नहीं रोका जा सका उसको। उसके बाद से फिर ये करप्शन बढ़ती चली गई। आप क्या समझते हैं कि अगर ये करप्शन मुसलसल, अब तो बहुत ही ज्यादा है, हर छोटे बड़े इदारे में मौजूद है, करप्शन हमारे मुल्क को क्या तरक्की, करप्शन की वजह से क्या हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा? अगर हमारे मुल्क से कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए करप्शन को हटा दिया जाए, उस वक्त हमारे मुल्क की क्या कंडीशन होगी और अब क्या है? जाहिर है, अगर करप्शन हट जाए और उन लोगों से जिन्होंने नाजायज तरीके से पैसा कमाया है, बिल्कुल, उनसे पैसा वापस लिया जाए, उनको जेलों में भेजा जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी सही तरीके के साथ हो, उनको जेलों में भेजा जाए, बिल्कुल, तो यकीनन उम्मीद होगी। और ये काम जो है ये नौजवान नस्ल का है। बिल्कुल, ये हमारी नौजवान नस्ल का काम है। लेकिन आजकल जैसे आप बता रहे हैं कि करप्शन तालीमी इदारों में भी बहुत ज्यादा है, और नौजवान नस्ल तो आपको पता है वहीं पर है जो तालीम हासिल कर रहे हैं, वही हमारी नौजवान नस्ल है, लेकिन वहां पर भी वो लोग शिकार हैं करप्शन का। जबरदस्त तालीमी इदारों से मैं इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैंने 27 साल पढ़ाया है, लॉ की प्रैक्टिस के साथ साथ
27 साल मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में पढ़ाया है, माशाल्लाह। वहां का मैं प्रिंसिपल 7.5 साल रहा। मुझे मालूम है कि कितनी करप्शन एजुकेशन के अंदर होती है। नकल करके, बिल्कुल पर्चे बदल के लड़के पास होते थे, कितनों को तो मैंने पकड़ा है। तो आखिर मतलब जो बेचारे जो मेहनत करते थे, फिर जब पेपर जब एक्सचेंज कर लिए जाते थे तो वो तो नाहक मारे जाते थे। तो जाहिर बात है, उसमें और जो अथॉरिटीज है, एजुकेशनल अथॉरिटीज, यूनिवर्सिटी वगैरह की और जगह की, वो मुलविस होती थी। आज और ज्यादा है, मैं बताऊं। सही। अच्छा, ये तो खैर बात हो गई थी करप्शन के हवाले से। जी, आज तो डिग्रियां हैं, जो डिग्रियां ले लीजिए, बिल्कुल, पैसे दीजिए, डिग्री डिग्री है, ले बिल्कुल। लीजिए, पीएचडी की डिग्री आप ले लें। अच्छा, मैंने तो कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो अनलिटरेट, बिल्कुल उनको एबीसी भी नहीं आती, लेकिन उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्रीज भी हैं। ये कैसे मिल जाती है? ये आप देख लिया, अभी तो पूरा प्रोग्राम आपने देखा ना बोलकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर बिल्कुल सामने वाज़ेह हो गया। वो तो देख लिया आपने ना कि आपको जो डिग्री चाहिए आपको मिल जाएगी। बल्कि अब तो करप्शन की ये हालत है कि आपको पता नहीं कि आपके पास जो नोट है 1000 का, 5000 का, वो असली है या जाली है। ये लेकिन चल तो रहा है। किससे ज्यादा होता है, दैट इज द लिमिट। बिल्कुल और बिल्कुल। बैंक वाले दे रहे। मतलब हर चीज करप्ट हो गई है। अब मतलब यहाँ के लोग भी, हमारी आवाम भी तो करप्शन में जीने की आदी हो गई है। फिर मतलब सीधी सी बात ये है, सिंपल। नहीं, बिल्कुल जाहिर बात है, वो तो हराम का पैसा घर घर पहुंच रहा है। तो फिर जब भी मतलब इस तरह से मुतासिर है हमारी फैमिली, हमारा मुल्क भी, हमारे मुल्क की आवाम भी हो रही है। जी जी, बेशक। अच्छा व्यूअर्स, ये तो हम बात कर रहे हैं करप्शन के हवाले से, इनकी निजी जिंदगी के हवाले से भी तो बात करनी है। आप लोगों को बताना भी तो है आखिर इनकी निजी जिंदगी कैसे गुजरी। कोई ऐसा वाकया जो बचपन का आपको याद हो, या जवानी का? हाँ, बचपन का एक वाकया ये है कि दिल्ली में, जब मैं शायद 5 साल का, 6 साल का हूँगा, तो मेरी वालदा ने दिल्ली के चांदनी चौक से मेरे लिए एक 3 पहियों वाली साइकिल खरीदी। जबरदस्त। और हमारा घर ऐसा था कि ऊपर नीचे का था और छत लंबी चली गई थी। अच्छा, मतलब तो हमारी यहाँ जो हलाल खोरी आती थी, यानी भंगन कह दीजिए आप उसको। अच्छा अच्छा उसको अच्छा, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज थी कि ये क्या हलाल है। खोर कहते थे, हलाल खोरी। अच्छा, तो आती थी, तो वो जनाब मेरी साइकिल के ऊपर 3 पहियों वाली बैठ के इधर से उधर, इधर से उधर, अच्छी बड़ी औरत थी वो। अच्छा। हाँ, तो मैंने तो छोटी बहुत थी साइकिल। तो एक दफा उसने मेरी वो साइकिल तोड़ दी, तो मैं बहुत रोया। जाहिर सी बात है, और बड़ी छोटी- फजीतियत पे मेरी वालदा की तरफ से हुई। फिर मैं एक सिनेमा में गया पिक्चर देखने, बाबुल। तो बाबुल में मैंने क्या देखा कि वही जो औरत है, उसका नाम था, उस लड़की का नाम था कश्मीरो, कश्मीर। जो हलाल खोरी करने आती थी, उसका नाम कश्मीरो था। अच्छा। तो मैंने देखा ये कि बाबुल में दिलीप कुमार के साथ जनाब उसका पीछा कर रही है। वो एक बीच के अंदर पलंग है, अच्छा। पलंग में दिलीप कुमार आगे आगे और वो पीछे 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 इस तरीके के साथ। अच्छा। तो मैं हाँ, बड़ा तो हैरान, मैंने कहा ये तो बड़े कश्मीरो है, कश्मीरो है। तो मैं घर आया, मैंने अम्मा से कहा, अम्मा ये कश्मीरो मुझे नजर आई फिल्म बाबुल के अंदर। कहने लगे हैं? मैंने कहा हाँ, आप देखिए चलकर। तो मेरे भाई के साथ, छोटे भाई के साथ अम्मा जी चली गई। वहां सही। जाके उन्होंने देखा, वापस आई। तो मैंने कहा अम्मा ये कश्मीरो थी नहीं थी? कहने हाँ, वही कमबख्त थी, वही नामरात थी। तो मैंने कहा आप इस तरह ना कहें उसको, ये वो है उमा देवी है जिसने गाना गाया है, अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का। जबरदस्त। अच्छा, अफसाने से याद आया कि आप तो अफसाना निगार भी हैं और 3 मतलब किताबों के मुसन्निफ भी रह चुके हैं, तो उस बारे में तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी आपसे। अफसाने शुरू में लिखे जब मैं स्टूडेंट था, कॉलेज में था। उसके बाद साकी इसमत में लिखता था। तो 1961 में मेरी अफसानों की किताब आई, अब वेरी यंग। फिर तो उसके बाद समझिए मैं लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल हो गया, फिर हाई कोर्ट का जज रहा, मोहतसिब हुआ, फिर चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट। तो फिर तो अब वक्त ही नहीं मिलता था ना चीजों, वकालत भी करता था जब ये नहीं पोस्ट थी। तो अब फिर वो लिखा। हाँ, उसके बाद ये कि जब मैं फेडरल शरीयत कोर्ट से था तो मैं कराची आया, तो प्रोफेसर अबुल खैर कश्फी ने मुझसे कहा कि भाई तुम अब
लिखना शुरू करो बस अब। मैंने सही। कहा अब मैं क्या लिखूंगा, अभी कोई लिखने का जमाना है अब तो बहुत, नहीं लिखो। तो प्रोफेसर असलम फारूकी साहब वो मिले, उन्होंने कहा भाई तुम अब वहां से तो आ गए हो इस्लामाबाद से, अब कुछ लिखो। तो मैंने कहा अब लिखने को क्या है, बस याददाश्तें हैं, पुरानी बातें, कहने के वही लिखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो किताब बहुत ऐसा है। तारीखी यादगारें हैं बिल्कुल। तो वो मेरी किताब आई जागते लम्हे, वो समझे मेरी सवाने उम्र थी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं और भी लिखो, तो पिछले साल मेरे 3 ड्रामे आए, माशाल्लाह। वो आदमी और 2 ड्रामे और थे, तो 3 मेरे ड्रामों की किताब आई, बस यही है। अच्छा, पहला बाकी ड्रामा मैं- कब और जी कब और कहाँ से नशर हुआ? जी, पहला ड्रामा जो था आपका कब और कैसे कहाँ? मेरा ड्रामा था, पहला ड्रामा 1968 के अंदर आया था और पीटीवी ने रिले किया था 1968 के अंदर। तो वो ड्रामा जो था वो अलग नौयत का था, एक तरह की साइंस फिक्शन थी कि अगर एक आदमी का दिमाग दूसरे आदमी में डाल दिया जाए या एक आदमी का जिस्म में दिमाग दूसरे का डाला जाए, या यूं कहिए दिमाग में दूसरा जिस्म डाल दिया जाए, जी जी। तो वो आदमी जो है वो कौन होगा, कौन सी उसकी बीवी होगी, दिमाग वाले की या जिस्म वाले की। तो ये ड्रामा था, ये काफी मकबूल हुआ पीटीवी में, और ये 1968 की बात है। बहुत। और ये इसलिए हुआ कि 2-3 महीने पहले डॉक्टर बर्नार्ड थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था। तो उससे तो जहन में आप- मुझे आया कि अगर दिमाग का ट्रांसप्लांट हो तो फिर क्या विद ऑल इट्स मेमोरीज, तो फिर क्या होगा। तो खासा मकबूल हो रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, वक्त यहाँ पर कम है और हमें जाहिर से इजाजत भी लेनी है, लेकिन मैं आपसे चाहूंगी कि जाते जाते आप कोई ऐसा मैसेज जो हमारे व्यूवर्स को देना चाहें। जी, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा पैगाम जो हमारी आवाम को देना चाहें जो उनके लिए इन फ्यूचर काम आ सके। मेरा मैसेज ये है कि इस मुल्क से आप वडेरों को, वडेरों का निजाम और सरदारी निजाम जो है इसको खत्म कीजिए। बिल्कुल। उन्होंने खून चूस लिया है इस कौम का। इन लोगों के लिए पाकिस्तान नहीं बना। कायदे आज़म की तकरीरें उठा के पढ़ लीजिए, कायदे मिल्लत की तकरीरें उठा के पढ़ लीजिए। उन्होंने बारहा ये कहा है कि हमने गरीब आदमी के लिए पाकिस्तान बनाया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही मेरा पैगाम है। जी बिल्कुल, इनके पैगाम को मैं भी कंटिन्यू करना चाहूंगी। बिल्कुल व्यूवर्स के पाकिस्तान एक गरीब मुसलमानों का मुल्क है और आपको पता है कि यहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और गरीब बहुत ज़्यादा हैं। इन गरीबों को भी हिम्मत करनी होगी। हमारा मुल्क है और हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको लेकर चलना है। यहाँ से करप्शन का भी खात्मा करना है। जब तक हम खुद से हिम्मत नहीं करेंगे तो करप्शन का खात्मा नहीं होगा और हमारा मुल्क तरक्की की बजाय कामयाब होने की बजाय जो नाकाम होता चला जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी इजाजत हमें दीजिएगा, इजाजत। नेक्स्ट डे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। Happy morning.